Students, we are going to see today the first lesson of the first unit, An Astrology, written by R.K. Narayan. R.K. Narayan, one of the best novelists among Indian English writers. What makes him special and separate from others is his simple style and subtle humor. He typically portrays ironies of Indian daily life and peculiarities of human relationship with simplicity. He wrote his memoir, My Days. He created the imaginary town of Malgudi. Now, let us turn to the lesson, An Astrology. But before summarizing it in English, I am going to translate this story in Hindi, so it will be more helpful and beneficial to you to understand. Students, क्या आपने टेलीविजन पर मालगुडी डेज सीरियल देखा है? काफी पुराना सीरियल है। शायद आपका जवाब ना में हो। पता है, इसी मालगुडी डेज से ली गई यह कहानी है ज्योतिषी का दिन। ज्योतिष यानी जो आगे का भविष्य बताता है। आप शायद इस बात को हंसी में ले लें, क्योंकि आज की नई पीढ़ी ऐसी दकियानुसी बातों पर भरोसा नहीं करती। अच्छी बात है, जिंदगी में हर एक को अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। यह एक हास्यप्रद कहानी है। इस पाठ के पहले परिच्छेद में R.K. नारायण जी ने एक ज्योतिष की साधन सामग्री का वर्णन किया है। दोपहर का वक्त एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपनी समस्त सामग्री को उसने इस तरह से फैला के रखा हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि वह एक ज्योतिष है। उस सामग्री में एक दर्जन कौड़ियां, चौकोन आकार का रहस्यमय कपड़ा, एक बयाज और ताड़ वृक्ष के पत्तों की एक पोटली है जिस पर कुछ लिखित है। R.K. नारायण जी ने आगे ज्योतिष के प्रभावी व्यक्तित्व को दर्शाया है। ज्योतिष ने अपने माथे पर सिंदूर और भस्म लगाया हुआ है जिससे उसका माथा दमक रहा है। उसकी नजरों में एक असाधारण सी चमक है, शायद हमेशा ग्राहक को ढूंढने का परिणाम हो सकती है। भोले भाले लोगों को यह नजर दैवी लगती जिससे उन्हें एक प्रकार का सुकून मिलता। उसके माथे का तेज, काले गालों से नीचे की ओर झुकी हुई उसकी मूंछें और उसकी आंखों की चमक से लोग इतने प्रभावित और आकृष्ट हो जाते जैसे कि मधुमक्खी कॉस्मॉस या डालिये के फूलों की ओर आकर्षित होती है। उसने पहनी हुई केसरिया रंग की पगड़ी भी उसके पूरे व्यक्तित्व को खूब निखारती। इस ज्योतिष के वर्णन के साथ साथ लेखक ने रास्तों पर अलग अलग व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं का भी वर्णन किया है, जैसे कि जिस इमली के पेड़ के नीचे ज्योतिष बैठा है वह टाउन हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे है, जहां से लोगों का तांता नजर आता है। रास्ते पर दवाइयां बेचने वाले, चुराई हुई चीजें बेचने वाले, जादूगर से लेकर सस्ती कपड़ों की नीलामी करने वाले तक। ज्योतिष के बगल में ही भुनी हुई मूंगफलियां बेचने वाला भी है, जिसकी वजह से काफी शोर रहता। यह विक्रेता अपनी मूंगफलियों को बेचने के लिए अलग अलग नामों से आवाज देकर लोगों को आकर्षित करता। कभी वो अपनी मूंगफली को बॉम्बे आइसक्रीम, तो कभी दिल्ली अलमंड, कभी राजा डेलिकेसी, ऐसे विविध नाम देता। इसलिए वहां लोगों की काफी भीड़ होती। इसी भीड़ से कुछ लोग ज्योतिष के सामने आमोद करते दिखते। ज्योतिष के व्यवसाय का आदान प्रदान उन मूंगफलियों के ढेर के करीब के मशाल के प्रकाश में होता। उस मशाल की चट-चट की आवाज और धुआं मूंगफलियों के ढेर पर फैल जाता। वहां नगरीय प्रकाश न होने की वजह से उस स्थान की जादू अधिक बढ़ जाती। दुकानों से निकलता हुआ प्रकाश चारों ओर फैल जाता। एक दो जगह सुसु आवाज करती गैस बत्तियां, मशाल और पुराने साइकिलों की बत्तियों से विक्रेता अपने व्यवसाय करते। ज्योतिष जैसा एकाध दूसरा खुद का प्रकाश न होने के बावजूद दूसरे के प्रकाश में अपना व्यवसाय करता। भ्रमित करने वाली आड़ी तिरछी प्रकाश की किरणें और हिलती हुई परछाइयों के बीच का यह वातावरण उसके लिए अत्यंत योग्य होता। आगे लेखक ज्योतिष की जिंदगी के उस मोड़ के बारे में बताते हैं जब उसने इस व्यवसाय का चुनाव किया। वह जब भी सीधी सादी थी। इस ज्योतिष ने जिंदगी की शुरुआत में ज्योतिष होने का कोई इरादा नहीं किया था। दूसरों का छोड़िए, उसे अगले क्षण खुद की जिंदगी में क्या होने वाला है यह पता नहीं था। निष्पाप लोगों की तरह उसे भी ग्रह तारों का ज्ञान नहीं था। फिर भी वह अपने ग्राहकों को खुशी और अचरज हो ऐसी भविष्यवाणी करता। वह उसके अध्ययन, शराब और चतुरता का एक हिस्सा होता। दूसरों की तरह उसे भी ईमानदारी से कष्ट करना पड़ता और दिन के आखिर में जो कुछ उसको मिलता उसके लिए वह लायक रहता।
जब उसने गांव छोड़ा तो किसी प्रकार का विचार या नियोजन उसने नहीं किया था। अगर वह गांव में ही रहता तो उसे बाप दादाओं के काम करने पड़ते, जैसे कि मक्के की खेती करना, पूर्वजों का घर संभालना आदि। लेकिन ऐसा नहीं होना था। किसी को भी बताए बगैर उसे घर छोड़ना पड़ा और 200 मील दूर आने तक उसे चैन नहीं मिला। एक हद गंवार के लिए यह बड़ा कठिन काम होता, जैसे उसके गांव और शहर के बीच बड़ा महासागर हो। लेखक ने आगे ज्योतिषी की चतुरता का भी वर्णन बड़ी रोचकता से किया है। उस ज्योतिष के पास मानवीय समस्याओं का विश्लेषण मौजूद होता, जैसे शादी, पैसा और इंसान को सताने वाली अन्य समस्याएं। दीर्घकालीन सराव से उसके ज्ञान को तेज धार प्राप्त हो चुकी थी। कौन सी समस्या यह वह 5 मिनट में ही समझ जाता। हर एक प्रश्न के लिए वह 3 पैसे लगाता। सामने के व्यक्ति 10 मिनट बोलने तक वह अपना मुंह नहीं खोलता। इस वजह से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर एवं राय देने के लिए उसे पर्याप्त सामग्री मिलती। फिर वह सामने के व्यक्ति की हथेली पर नजर रखता और कहता, तुम्हें तुम्हारी मेहनत के मुकाबले उतना फल नहीं मिलता। 10 में से 9 लोग सहमति देते या फिर प्रश्न करता, क्या आपके परिवार में कोई स्त्री है किसी दूर के रिश्ते की? उसे तुम्हारा भला देखा नहीं जाता। या फिर सामने बैठे व्यक्ति के वह गुण अवगुण को बताता। फिर आगे कहता, वैसे आपको जो तकलीफ हो रही है उसे आपका स्वभाव जिम्मेदार है, अन्यथा शनि बल होते आपके साथ यह हो कैसे सकता है? आप बाहर से कठोर मगर अंदर से भोले भाले हो, बिना सोचे किसी की भी मदद करते हो। यह वाक्य सामने के व्यक्ति को खुश करता, क्योंकि हर शख्स यह सुनना पसंद करता है कि वह बाहर से कठोर है। कहानी का अगला मोड़ तो ज्योतिष के अतीत का पन्ना खोल देता है। वक्त हुआ, उस मूंगफली विक्रेता ने अपनी मशाल बुझाई और जाने के लिए उठा, तो ज्योतिष को भी अपना सामान बटोरने का यह इशारा होता, क्योंकि वहां अंधेरा छा जाता। कहीं दूर से हरे रंग का प्रकाश उस खाली जगह को स्पर्श करता। ज्योतिष ने अपनी कौड़ियां उठाई और बाकी सामान इकट्ठा कर अपने थैले में भरने लगा। उसी वक्त हरा प्रकाश रोका गया। उसने ऊपर देखा तो एक व्यक्ति के सामने खड़ा दिखा। वह शायद कोई ग्राहक होगा, यह सोच उस व्यक्ति को संबोधित कर उसने कहा, आप काफी परेशान दिख रहे हैं, थोड़ी देर को नीचे बैठ मुझसे बात करेंगे तो अच्छा होगा। उस व्यक्ति ने स्पष्ट आवाज में इनकार किया। ज्योतिष ने फिर जोर लगाकर आग्रह किया। तब उस व्यक्ति ने अपना हाथ उसके नाक के सामने धरते हुए कहा, क्या तुम खुद को ज्योतिष समझते हो? यह बात ज्योतिष को चुनौती लगी। उस व्यक्ति की हथेली को हरे प्रकाश में टेढ़ा धरते हुए उसने कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव। लेकिन बीच में उसके बात को काटते हुए उस व्यक्ति ने कहा, बंद करो, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। इस पर ज्योतिष ने कहा, हर प्रश्न के लिए मैं 3 पैसे लेता हूँ और जो तुम्हें बताना है उसके लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही उस व्यक्ति ने हाथ पीछे लिया, एक आना बाहर निकाला, ज्योतिष की तरफ फेंकते हुए कहा, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। अगर तुमने मुझे झांसा दिया तो पूरे ब्याज के साथ तुम्हें 1 आना वापस करना होगा। इस बात पर ज्योतिष ने कहा, अगर मेरे उत्तर से तुम्हें संतोष हुआ तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नहीं। फिर तुम मुझे 8 आना दोगे? ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा। तय रहा, तुमने गलत बताया तो तुम मुझे दुगने पैसे दोगे। फिर थोड़ी बहस के बाद दोनों के बीच ये बात तय हुई। ज्योतिष आसमान की ओर नजर कर कुछ मंत्र पुटपुटाने लगा। तब उसे ग्राहक ने सिगार जलाई। माचिस के तीली के प्रकाश में ज्योतिष को उस व्यक्ति के चेहरे की एक झलक दिखाई पड़ी और फिर स्तब्धता छा गई। हालांकि रास्तों पर गाड़ियों का शोर था, तांगे वाले अपने घोड़ों को गालियां दे रहे थे और लोगों की आवाज उस पार की खामोशी को चीर रही थी। वह व्यक्ति निर्दयता से पेटी चिलम खींचते हुए धुआं बाहर फेंक रही थी। ज्योतिष बेचैन हो गया। उसने उस व्यक्ति से कहा, ये तुम्हारा आना ले लो, मुझे ऐसे चुनौतियों की आदत नहीं, आज मुझे देर हुई है। और उसने अपने सामान को समेटना शुरू किया। उस व्यक्ति ने उसकी कलाई पकड़ी और बोला, अब तुम इसमें से निकल नहीं सकते, जब मैं चाह रहा था तो तुमने मुझे इसमें खींच लिया। ज्योतिष उसकी पकड़ से कंप आया, उसकी आवाज थरथराने लगी और चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, आज मुझे जाने दो, कल मैं तुमसे बात करूंगा। उस व्यक्ति ने अपनी हथेली को जोर से उसके चेहरे की तरफ सरकाया और कहा, चुनौती आखिर चुनौती है, तुम आगे बोलो। उस पर ज्योतिष ने सूखे हुए गले से आगे बोलना शुरू किया, एक औरत है। लेकिन फिर उसके बाद बीच में काटते हुए उस व्यक्ति ने कहा, बंद करो, मुझे सब नहीं सुनना। क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में कामयाब हो सकता हूँ या नहीं, बस इतना उत्तर दो और फिर जाओ, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करते। फिर ज्योतिष ने कुछ मंत्र पुटपुटाए और कहा, ठीक है, मैं बोलूंगा, तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे?
अगर मैं जो कहूंगा उसे तुम सहमत होगे, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। तुम्हें जो करना है करो। अच्छे सौदे की सौदेबाजी के बाद वह व्यक्ति सहमत हुआ। अब कहानी का आखिरी मोड़ काफी दिलचस्प है, सुनिए। ज्योतिष आगे बोलने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मरणासन स्थिति में छोड़ा गया था, क्या मैं सही हूं? हाँ, और बताओ, क्या एक बार एक चाकू तुम्हारे शरीर से आर पार हुआ था? ज्योतिष ने पूछा। हाँ दोस्त, जख्म दिखाने के लिए उस व्यक्ति ने अपने सीने को नंगा किया। और उस व्यक्ति ने उत्सुकतावश पूछा, फिर तुम्हें नजदीक के खेत के कुएं में फेंका गया और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ज्योतिष ने आगे कहा, सच तो मैं मर ही जाता अगर कुछ राहगीरों ने संयोग से कुएं में झांका नहीं होता। उत्सुकतावश उस व्यक्ति ने भावावेश होकर कहा। फिर उसने अपनी बुढ़ियों को भींचते हुए आगे पूछा, मुझे वह कब मिलेगा? जवाब में ज्योतिष ने कहा, दूसरी दुनिया में, क्योंकि वह 4 माह पूर्व ही दूर के शहर में मर गया। तुम अब उसे कभी नहीं देख पाओगे। यह सुन वह व्यक्ति करहा उठा। ज्योतिष ने पुकारा, गुरुनायक। अचरज के साथ उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? हाँ, मुझे सब पता है गुरुनायक। मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस शहर से 2 दिन के सफर की दूरी पर दक्षिण की ओर तुम्हारा गांव है। अगली रेल पकड़कर निकलो। अगर तुम घर से बाहर निकले तो तुम्हारी जान को खतरा है, यह मुझे साफ नजर आ रहा है। ज्योतिष ने चुटकी भर पवित्र भस्म लिया और उसको दिया। यह तुम्हारे माथे पर लगाओ और घर जाओ। फिर कभी दक्षिण की ओर सफर मत करना, तो तुम 100 साल तक जियोगे। मैं क्यों घर छोड़ने लगा? दूसरे ने विचारपूर्वक कहा। पहले मैं कभी कभार उसके खोज में इसलिए निकल पड़ता ताकि वह मिल जाए तो उसका गला घूंटूं। पछतावे से उसने अपनी गर्दन हिलाई। वह मेरे हाथों से छूट गया। आशा है उसे उसके कर्मों की सजा मिली होगी। हाँ, ज्योतिष ने जवाब दिया। वह एक ट्रक के नीचे कुचला गया। यह सुन उस व्यक्ति को संतोष हुआ। अब वह इलाका वीरान हो गया था। ज्योतिष ने सामान को उठाया और थैले में भरने लगा। हरे रंग का प्रकाश भी गायब हो गया था और चारों ओर अंधकार के साथ खामोशी छा चुकी थी। ज्योतिष को मुट्ठी भर पैसे देकर वह अजनबी अंधेर में लुप्त हुआ। ज्योतिष के घर पहुंचने तक करीब करीब आधी रात हो चुकी थी। उसकी पत्नी दरवाजे के पास खड़ी राह देख रही थी। उसके आते ही पत्नी ने देरी का कारण पूछा। पैसे उसकी ओर फेंकते हुए ज्योतिष ने कहा, गिन लो। एक व्यक्ति ने ये सब दिए हैं। 12.5 आना गिनते हुए पत्नी ने कहा। वह बेहद खुश हुई। अब मैं कल गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। बहुत दिनों से बच्ची कुछ मीठा मांग रही है, उसके लिए कुछ मीठा बनाऊंगी, खुशी से उसने कहा। सुअर ने मुझे फंसाया। उसने मुझसे 1 रुपया देने का वादा किया था, ज्योतिष ने कहा। उसकी औरत ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम काफी परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? कुछ भी नहीं, ज्योतिष ने जवाब में कहा। खाना खाने के बाद चारपाई पर बैठ उसने पत्नी से कहा, तुम्हें पता है आज मेरे मन से एक बड़ा बोझ उतर गया। मैं सोचता था मेरे हाथ उस व्यक्ति के खून से सने हुए हैं, इस कारण मैं घर से भाग गया, यहाँ आकर बस गया, तुमसे शादी की, पर वह व्यक्ति जिंदा है। उसकी पत्नी ने हाँफते हुए कहा, क्या तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की थी? हाँ, वह बोला। हमारे गांव में तब मैं एक बेवकूफ जवान था। एक दिन हमने शराब पी, पत्ते खेले और बहुत बुरा झगड़े, लेकिन अब क्यों उस बारे में सोचें? सोने का वक्त हुआ है, उसने उबासी लेते हुए कहा और खुद को चारपाई पर फैला दिया।